आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें 53.71% मतदान हुआ। अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितना फीसदी मतदान हो पाता है, क्योंकि कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है उसके हिसाब से कई नेताओं ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उस हिसाब से बहुत ज्यादा मतदान है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर कई नेताओं ने इसका शुक्रिया भी अदा किया। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र यादव, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इरशादुल हक, जो नौकरशाही.com के एडिटर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का नेशनल इंडिया न्यूज में। इरशादुल हक सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से जो है पहले चरण का चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, अब आपको क्या लगता है कि दूसरे चरण में कोरोना को देखते हुए लोग इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, या फिर पहले जो चरण से कम इसमें मतदान होना है? देखिए, जो अभी प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है कल 28 तारीख को, इसमें लगभग 54-55% तक मतदान हुआ है, जो आमतौर पे एक अच्छा मतदान कहा जाता है। ये काफी इसकी संख्या बहुत मानी जाती है। बिहार में वोटिंग के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह है, और ये उत्साह नौजवानों में है, महिलाओं में है। तो इस उत्साह के माहौल में जो पहला जो ट्रेंड सेट हो गया है 28 तारीख का, ये इसी के आसपास या इससे ज्यादा ही मतदान होंगे, ऐसी ऐसी पूरी संभावना देखी जा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से ईवीएम की शिकायतें मिलती रही पहले चरण में चुनाव को लेकर, कई ईवीएम में शॉर्ट सर्किट होने की भी बात आई, तो कई खराब होने की भी बात आई। कार्यकर्ताओं ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया। तो क्या लगता है आपको, सरकार इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चित नहीं है? उन्होंने पूरी तरीके से इसकी ट्रेनिंग जो है कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को नहीं दी? नहीं, देखिए, ये कहीं भी पूरे देश में जो चुनाव होता है तो उसमें लाखों ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस लाखों ईवीएम में दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो समस्या ये आती है कि क्या जो उस ईवीएम को ऑपरेट कर रहा है वो पूरी तरह से प्रशिक्षित है या नहीं है, जैसा कि आपने कहा। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ईवीएम खराब भी हो जाते हैं, तो उसको बदल दिया जाता है। लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पे ईवीएम की अनुपलब्धता कहिए या किसी और वजह से 1-1.5 घंटे तक डिले हुआ मतदान। तो ईवीएम मशीन की वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, और वो आगे भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि कल जो मशीनें खराब हुई तो उसकी वजह से अब सारी मशीनों को रिपेयर कर लिया गया या उसको ऑपरेट करने वाले बिल्कुल प्रशिक्षित हो गए। तो ऐसी समस्याएं आएगी, आगे भी आएगी। जी, बिल्कुल। महेंद्र यादव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हम लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, मुंगेर से ऐसा मामला सामने आया। वहां पर जो है राजद का, यानी कि लालटेन का, वहां से निशानी पूरी तरीके से गायब कर दिया था, जिसको लेकर वहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, वहां प्रदर्शन हुआ था। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, जिसकी वजह से 4 घंटे वहां पर मतदान भी देरी से शुरू हुआ? देखिए, शासन की तरफ से या जो भी है निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से भी लगातार बदमाशियां तो होती रही हैं। हम लोग पिछले कई चुनावों से ये बात देख ही रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो उस तरह से निष्पक्ष तो नहीं रहता है। तो तमाम जगह ये हरकतें होती हैं। ये बड़ी बात थी कि वोटिंग मशीन में निशान ही गायब था, ये ज्यादा बड़ी बात हो गई। लेकिन अक्सर ये बात देखी गई है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ वोट पड़ने लगते हैं, उस पोलिंग बूथ पर अक्सर 1-2 घंटे के लिए वोटिंग मशीन जो है वो खराब हो जाती है। और ये लगातार सिलसिले के वार तरीके से होता है, और ये इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि एक तरह की ये साजिश होती है। तो इसका उपाय तो अब क्योंकि निर्वाचन आयोग का है तो बहुत कुछ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि कार्यकर्ता और जो बूथ एजेंट हैं वो वहां पर दबाव बनाने की कोशिश करें, लगातार अलर्ट रहें। यही सब करना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा उपाय तो फिलहाल नहीं है। ईवीएम के बारे में जो शंकाएं हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन इस तरह की जो शातिरपना है वो भी बेहद चिंता की बात है। लेकिन अब ये बात चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो दो गठबंधन के रूप में वो लड़ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार से गठबंधन करके लड़ रही है, और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी उसका एक तरीके से परोक्ष गठबंधन है। और अब बहुत ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। इरशाद भाई इसके बारे में और ज्यादा बता पाएंगे। तो अब दोनों गठबंधन से करके, यानी दो नावों पर ये पैर रख के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और पहले चरण में भी
उसका असर देखने को मिला। तो इस तरह के एक नहीं कई तरह की ये चालाकियां जरूर करेंगे। अब आरजेडी को और महागठबंधन के लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। हर बूथ पर इनके कार्यकर्ताओं का जमाव भी रहना चाहिए और दबाव भी रहना चाहिए, तभी कुछ उसमें से थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव है वो संपन्न हुआ, उसके बाद से ही ओपिनियन पोल आने शुरू हुए। ग्राउंड रिपोर्ट तो यही बता रही है कि तेजस्वी यादव की तरफ की हवा चल रही है, लेकिन जिस तरीके से मनुवादी मीडिया जो है वो जो नीतीश कुमार की ओपिनियन पोल ज्यादा दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि लोग जनता को धोखे में रख रहे हैं? देखिए, जो भी ओपिनियन पोल होते हैं या जो भी सर्वे होते हैं, मैं तो उनको हमेशा एकदम सिरे से खारिज करता हूं। भारत के संदर्भ में ये ओपिनियन पोल या जो सेफोलॉजी इसको कहा गया था, और जो उस समय दूरदर्शन के दौर के बाद से ये आकलन दिखाने और वो सब शुरू किए गए थे, बार बार बड़े जोर के साथ कहा गया था। योगेंद्र यादव बार बार बोलते थे कि सेफोलॉजी है, ये साइंस है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है वो। सेफोलॉजी कोई साइंस नहीं है, कम से कम भारत के संदर्भ में कोई साइंस ये नहीं है। इसके लिए देखिए, मूल बात जो होती है सर्वे में कि आप कितने लोगों से पूछ रहे हैं, और दूसरी बात जिससे पूछ रहे हैं उससे ये पूछना कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। कोई साइंस नहीं है इसका पूछने का। आप मेरा सर्वे करने आए और मैं बताऊं कि मैं उस पार्टी को वोट दूंगा और उसको ही दे रहा हूं, ये जानना कोई साइंस के जरिए संभव नहीं है। इसके लिए फिर तो पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है। इस तरह से बोलचाल से कुछ भी ये नहीं होता है। पर दूसरा, जो सर्वे करने जाते हैं इनकी खुद की भी नीयत खराब होती है। खुद भी ये किसी ना किसी दल के साथ में, खासतौर पर भाजपा के पक्ष में ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस का दौर अच्छा था तो कांग्रेस को बेहतर दिखाने की कोशिश करते थे। तो जब इनकी नीयत भी ठीक नहीं है और कोई इनके पास में तरीका भी नहीं है कि ये जिससे ये बात कर रहे हैं उससे ये पूछ सकें और वो सही सही पूछ सके कि हाँ भाई, आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो सही तरीके से वो बता दे। वो आपसे कुछ बोल देगा, क्या करोगे भाई? वो आपको क्यों बता देगा? किसी से भी पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया, वो आप बताएंगे। आपसे मैं पूछूं, आप बताएंगे? इरशाद भाई बताएंगे या कोई और भी बताएगा? आप मुझसे पूछ के देखिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो सर्वे तो चाहे आप भी करके बताएं, और वो आपके सर्वे के जो नतीजे हैं वो चुनाव परिणामों के एकदम हूबहू भी बैठे, तब भी मैं चुनाव सर्वे को, चुनाव ओपिनियन पोल को एकदम खारिज करूंगा। और ये लगातार पहले होता रहा है। जब 2015 के चुनाव में तो तकरीबन जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को 100, 115, 125 इसके आसपास सीटें दिखाई थी। उसके बाद में कहीं कोई किसी के अंदर कोई सॉरी बोलने वाली बात नहीं हुई, कहीं किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया। बल्कि यह भी देखिए कि इसके बाद में इसी जो सर्वे फेल रहा है इनका, इसी के आधार पर वो जब रिजल्ट के बाद में और विश्लेषण करते हैं अगले 1-2 दिन के बाद में, तो इसी फेल सर्वे के आधार पर वो ये बताने लगते हैं कि इतने प्रतिशत सवर्णों ने इस पार्टी को वोट दिया, इतने प्रतिशत ब्राह्मणों ने इस पार्टी को वोट दिया, इतने प्रतिशत यादवों ने, इतने प्रतिशत मुसलमानों ने, इतने प्रतिशत दलितों ने वोट दिया। उसी फेल सर्वे के आधार पर ये अपना विश्लेषण जारी रखते हैं। तो ये सब फ्रॉड है, पूरी तरीके से फ्रॉड है। कोई इसमें साइंस नहीं है। कोई अगर ये बोलता है कि ये साइंस है तो बहुत बड़ा झूठ बोलता है वो, कम से कम भारत के संदर्भ में। बिल्कुल। इरशादुल सर, आप सहमत हैं सर की महेंद्र यादव सर की बात से, जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं। एक तो भारत के संदर्भ में या जो अभी फिलहाल सर्वे हो रहे हैं या इसके पहले जो सर्वे हो रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट कुछ आती है, रिजल्ट कुछ आता है। 2015 में आपने देखा होगा कि सर्वे के हिसाब से जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लड्डू बटने लगे और ताशे तबले बजाए जाने लगे, खुशी का जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन रिजल्ट कुछ और हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि इरशाद भाई आडवाणी का शायद उस समय उस दिन जन्मदिन भी था, तो सुबह सुबह ये मोदी जी और इनके साथी जाके उनको बधाई भी दे आए थे और उनको मिठाई भी खिला के आ गए थे। तो उसमें आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ओपिनियन पोल नहीं बल्कि ओपिनियन बिल्डिंग पोल है ये दरअसल। और एक तरह से ये प्रचार को एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी और पार्टिकुलर पार्टी का प्रचार तंत्र है ये। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ओपिनियन पोल जो है वैज्ञानिक तौर से
तरीके से और बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ किया जाए तो बहुत हद तक जो परिणाम है वो सही आएंगे। लेकिन वो चीज यहाँ किया नहीं गया है और किया भी नहीं जाता है। आपने अभी हाल ही में झारखंड का रिजल्ट देखा होगा, बुरी तरह से ओपिनियन पोल मात खाया है। बिहार में जो जमीनी सच्चाई है वो जमीनी सच्चाई ये है कि यहाँ पे एक बदलाव की लहर है, युवाओं में जोश है, महिलाएं जो कतार में लगी हैं वोट देने के लिए, उनके अंदर एक उत्साह है। तो ऐसे में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दरअसल यह ओपिनियन पोल, ओपिनियन बिल्डिंग पोल है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से धोखे में रखने का पोल है। उनको ये कहते हैं ना कि वो चने की झाड़ पे चढ़ाने वाला, तो वो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि ओपिनियन पोल की हकीकत क्या है और रिजल्ट क्या आने वाला है। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से जो चिराग पासवान का बयान आया, उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप नीतीश कुमार को वोट देंगे तो आपके वोट की बर्बादी होगी। तो क्या लगता है आपको राजनीति में ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, चिराग पासवान बुरी तरह से फंस गए हैं। चिराग पासवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेम खेला है। वह गेम ये खेला है कि जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ छोटे भाई के रोल में रही है अब तक, इस बार चिराग पासवान की वजह से जो बार्गेनिंग हुआ, उस बार्गेनिंग कैपेसिटी की वजह से नीतीश कुमार मजबूर हुए और लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हो गया। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई के रूप में नहीं होगी, बल्कि वह इक्वल पार्टनर के रूप में होगी। दूसरा यह है कि चिराग पासवान को इसके लिए हथियार बनाया गया, लेकिन चिराग पासवान को महत्व नहीं दिया गया और इसकी वजह से चिराग पासवान न उगलते बन रहा है उनके लिए और न निगलते बन रहा है। तब उन्होंने अपनी जो लड़ाई शुरू की है वो बिल्कुल लड़ाई की धार को नीतीश कुमार की तरफ मोड़ दिया है, जैसे वो नीतीश के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपने सही कहा कि चिराग पासवान का जो बयान आ रहा है कि अगर आपने एक वोट भी जनता दल यूनाइटेड को दिया तो आपके बच्चे पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो वो पूरी तरह से निशाने पे ले रहे हैं। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने पिछले दिन एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के तमाम लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप जो है धर्म संकट में ना पड़े, आप भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं मेरे। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट चिराग पासवान को खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पे स्थितियां बिल्कुल अलग थी। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने भी चिराग पासवान को मझधार में छोड़ दिया है। तो ऐसी हालत में इसका खामियाजा पूरे एनडीए को, यानी कि जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी को और को झेलना पड़ रहा है। अब रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की हैसियत बिहार में सिर्फ 2 विधायकों वाली हैसियत थी। वो बार बार ये कहते हैं कि उनके पापा ने ये कहा था कि ये शेर जो है अपना रास्ता खुद बना लेता है, तुम खुद से लड़ो और अकेले लड़ो। तो अगर वो, उन्होंने इसलिए कहा था कि 2 विधायक हैं, तो अगर हम अकेले लड़ते हैं तो जैसे 150 सीट पे भी लड़ते हैं, 140 सीट पे भी लड़ते हैं, तो 2-3 सीट तो हम ले ही आएंगे। तो हम कुछ लूज नहीं करने जा रहे हैं, हम जो करेंगे गेन ही करेंगे। यानी कि चिराग पासवान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, हर हालत में उसको पाने के लिए कुछ है। अब रही बात दिल्ली में, तो दिल्ली में उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो चुनाव परिणाम आएंगे तो एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दूसरी चाल चली जाएगी, वो चाल ये होगी कि उनको कहा जाएगा कि आपके पास कम सीट है, आप छोड़िए बिहार की राजनीति और आप दिल्ली की राजनीति पे आइए। वहां पे उनको मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि उनके पिता ऑलरेडी मंत्री थे, तो एलजेपी के कोटे से ही मंत्री का पद खाली हुआ है, तो वो चिराग पासवान को मिल जाएगा। तो ये अभी जो कुल मिलाकर की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी कई स्तर से घिर चुकी है। एक तो एनडीए के खेमे में जो आपसी नासमझी है, आपसी टकराव है, उसका पूरा दुष्परिणाम जनता दल यूनाइटेड को और एलजेपी को, और जनता दल यूनाइटेड जब आप कहते हैं तो एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा यह है कि कल आपने देखा कि मुंगेर में दशहरा के जुलूस में पुलिस फायरिंग हुई और उस फायरिंग में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर मारा गया।
लेकिन आपको हैरत होगी कि न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक शब्द कहा और ना ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे 3 रैलियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी एक शब्द उस पे नहीं कहा। शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहला अवसर है कि कोई दुर्गा पूजा का श्रद्धालु माना जाए और वो इतनी लाचार और बेबस हो कि एक शब्द उस पे न कह पाए। तो इसकी वजह से पूरी तरह से वहां मुंगेर में वोटिंग प्रभावित हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने उसी वक्त से कह दिया था कि हम वोट नहीं देंगे और यही वजह है कि पूरे बिहार में अगर 55% वोटिंग हुई है तो मुंगेर में महज 47.03% वोटिंग हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो नहीं निकले चुनाव के लिए। बिल्कुल सर। महेंद्र यादव सर, मैं जिस तरीके से सर ने बात कही मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सामाजिक न्याय के लेकर बात चल रही है, मुद्दा भी अहम है क्योंकि ये जो बात चल रही है बेरोजगारी पर सबसे बड़ा चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय के सवालों पर आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, सभी पार्टियां मौन है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? आखिर पार्टियों को मौन होने के पीछे का क्या कारण हो सकता है? चुप्पी क्यों साध रखी है इन लोगों ने? हाँ, ये बात जरूर है कि बेरोजगारी के मसले को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मसला उछाला, बड़ा हमला किया, केंद्र की नीतियों पर भी किया, नीतीश कुमार की नीतियों के ऊपर भी किया और उसको बिहार के एक एक युवा तक इस मुद्दे को पहुंचाने में उन्होंने सफलता पाई। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ में हमेशा से एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की अपेक्षा हमेशा से जुड़ी रही है। इस चुनाव में ये बात बिल्कुल आपने सही देखी कि सामाजिक न्याय का मुद्दा उठ के उस तरह से नहीं आ पा रहा है। कारण मुझे ये लगता है कि आरजेडी हो या महागठबंधन हो, एक तो इसमें चूंकि कांग्रेस शामिल हो जाती है तो कांग्रेस के शामिल होने पर सामाजिक न्याय का मुद्दा कुछ कमजोर पड़ ही जाता है क्योंकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं रहा है, तो कुछ तो असर इसका इस पर पड़ना ही था। और दूसरा, अब उनको तेजस्वी को ऐसा लग गया है कि अब ये रोजगार वाला मुद्दा, मजदूरों वाले मुद्दे और ये मुद्दे इतने हो गए हैं तो ऐसे में सामाजिक न्याय वाला मुद्दा कोई ना उछाला जाए जिससे जो भाजपा से नाराज मुद्दा लोग हैं, जो युवा लोग हैं, नौकरी से परेशान वाले लोग हैं, वो उनका ध्रुवीकरण किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना हो या नीतीश कुमार की तरफ ना हो, ऐसा शायद थोड़ा सा विचार मुझे उनके मन में लगता है। लेकिन जिसकी आप मिसाल अभी भी देख सकते हैं कि जो उन्होंने एक बाबू साहब वाला जो उनका बयान आया था तो उसको लेके, जबकि बाबू साहब एक कॉमन शब्द होता है, उसमें कोई ऐसा खास तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वो किसी एक जाति के लिए है, लेकिन उसको ठाकुर जाति से जोड़ के मीडिया ने बड़ा प्रचारित किया और एक इस तरह का इशू बना दिया कि ये इसके तेजस्वी जो है वो ठाकुरों को चुनौती दे रहे हैं, जबकि इसमें एक तो ठाकुरों की बात नहीं थी और दूसरे इसमें कोई चुनौती देने वाली बात नहीं थी। ये सिर्फ दलितों के, गरीबों के सम्मान का मामला था कि आप लालू जी के शासन के पहले आपको वो अधिकार, वो सम्मान, वो इज्जत नहीं थी जो उनके आने के बाद मिली। आप सभी के सामने सीना तान के खड़े हो सकते हैं, इसमें किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हाँ, दलितों और कमजोरों के पक्ष में जरूर है, लेकिन इस बात को भी जाति का मसला बना के पेश करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि आरजेडी के जो इस समय रणनीतिकार हैं उसका उनकी सोच कुछ ऐसी बन रही है कि इन मुद्दों से ज्यादा बचा जाए। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएए और एनआरसी वाला मामला भी उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता का रुख भी देखिए कि इसको मुद्दा अगर बनाएंगे, जबकि इसका तो ये लोग हमेशा विरोध करते ही रहे हैं, इन्हीं के दबाव में विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया गया था कि हमारे यहाँ पर एनआरसी वगैरह ये जो है लागू नहीं होगा। हालांकि राज्य के हाथ में इतना है नहीं, ये सिर्फ ये कि अपना इच्छा शक्ति दिखाने की बात है, अपनी राय देने की बात है। अगर क्योंकि वो केंद्र से पारित होगा तो और केंद्र चाहेगा तो सबको लागू करना ही पड़ेगा।
लेकिन इसको मतलब चुनावों के हिसाब से देखें तो उसको मुद्दा बनाने से ये भी बच रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसका मुद्दा बनाने से इन्होंने रोक दिया। उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, तो कोई रिप्लाई नहीं किया या कोई उस पर रिएक्शन नहीं दिया, तो मामला ठंडा पड़ गया। और भाजपा का जो एक हथियार बन सकता था उसको उन्होंने बेअसर किया है। तो मोटे तौर पर तो कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का मुद्दा इसमें अभी तक नहीं दिख रहा है और आगे भी शायद नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि तेजस्वी यादव की जो नीति रही है, जो उनकी सोच रही है, जो उनके साथी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनकी जो रणनीति रही है या जो विचारधारा रही है, वो सामाजिक न्याय की नीति पर बिल्कुल कायम रहेंगे। लेकिन चुनाव में मुद्दा मुझे बनता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर मैं इन सबसे जिस तरीके से अगर हम रैली की बात करें, नीतीश कुमार जितनी अभी अब तक रैली करी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम हर रैली में वादे किए, हर रैली में इस महिला सशक्तिकरण पे चर्चा की। तो इनके दावों को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो तो इसीलिए तो उनके रैलियों में फिर हूट कर रहे हैं लोग, फिर मुर्दाबाद किनारे लगा रहे हैं। भाई मुजफ्फरनगर का जो मामला जो जब चल रहा है और इतना अभी इतना पुराना भी नहीं हुआ है, और जिसमें इनके पार्टी के लोग और इनके तमाम साथी शामिल रहे हैं, और वो मुद्दा विपक्ष ने भी वो बहुत जोर शोर से उठाया है। सोशल मीडिया पर भी दोबारा चुनाव के समय बड़े जोर शोर से उठाया गया है। तो उसके रहते अगर ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो पब्लिक उनको पर हूट करती है, तो फिर ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। फिर ये पब्लिक को डांटने लगते हैं, लोगों को चिल्लाने लगते हैं कि जाइए, जिसकी आप नारे लगा रहे हैं उसकी रैली में जाइए, जहां क्यों आए हैं, वो ऐसा कर देंगे। वो भाषाई संतुलन ये खोने लगे हैं। फिर माँ बाप तक जाने लगे हैं। फिर तेजस्वी और इनके परिवार के ऊपर जाने लगे हैं, परिवार के जो उनके भाइयों की संख्या है उसके ऊपर जाने लगे हैं। अभी युवाओं से के बारे में एक बोल रहे थे कि अपने बाप से पूछो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या नहीं हुआ। मतलब भाषाई संतुलन भी वो इसीलिए खोने बैठे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से घिर चुके हैं, उनके पास में कहने के लिए और बताने के लिए कुछ है नहीं। तो अब क्योंकि रैली भी कहाँ कर रहे हैं, आप देखें तेजस्वी की तुलना में देखें तो एक दिन में मुश्किल से 2-4 रैली कर रहे हैं, और तेजस्वी 14-15 कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं। अगर उनको रैलियों में इतना अगर भीड़ आए, जनता का समर्थन मिले, तो ये 14-15 क्या, ये 15-20 रैली भी कर सकते हैं, यानी अधिकतम जितनी संभव हो ये भी कर लेंगे। लेकिन रैली आदमी तब करे ना जब पब्लिक सुनना चाहे। आपको जो प्रत्याशी हैं वो आपको बुलाना चाहे कि हाँ भाई मुख्यमंत्री जी आइए हमारे यहाँ रैली कर लीजिए, तो माहौल बन जाए। तो जब वो माहौल ही इनके पक्ष में नहीं है तो कोई रैली कहाँ करे। तो इसीलिए इनकी रैली भी ये नहीं कर पा रहे हैं। जो थोड़ी बहुत औपचारिकता होती है वो ये कर रहे हैं। जादू सर, एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, बिहार की राजनीति हटकर देखें तो जिस तरीके से मायावती का आज बयान आया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुजन लगातार इसको लताड़ लगा रहे हैं, ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है और हर जगह ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं महेंद्र जी पे थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। महेंद्र जी ने कहा कि सामाजिक न्याय को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। दरअसल मैं ये कहूंगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा ख्याल रखा गया है और स्ट्रेटजिक रूप से ख्याल रखा गया है। सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी चुनौती ये हुई है कि पिछले 10-15 सालों में राष्ट्रीय जनता दल में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, और इस प्रतिनिधित्व नहीं रहने की वजह से जो सत्ता से जो सशक्तिकरण होता है इसकी संभावनाएं पार्टिकुलर कास्ट तक जो है सो अपर लोअर कास्ट तक ही, बैकवर्ड कास्ट तक ही सिमट के रह गया। लेकिन इस बार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 21 प्रत्याशियों को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। हाँ, मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी बन गया है, 10 लाख नौकरियां बन गई है। तो ये कहना कि राष्ट्रीय जनता दल ने उसको समय के हिसाब से थोड़ा सा छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि ये टीआरपी है राष्ट्रीय जनता दल का वजूद ही सोशल जस्टिस पे ठहरा है। अगर वो इस लाइन को छोड़ देगा तो फिर उसके वजूद पे संकट आएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल जस्टिस के प्लैंक को, उसके दायरे का विस्तार किया है, जो आर्थिक दायरे में किया है।
जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मायावती के जो बयान लगातार पिछले 1 साल से आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि वह बहुजन जो राजनीति है बहुजनों की, उस राजनीति के लिए वह अब एक अंतिम पड़ाव की तरफ है और उनके लिए अब स्पेस नहीं बचा है। अब वो अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है, निजी वजूद के लिए, और निजी वजूद के संघर्ष में है कि उनको फिलहाल ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो सपोर्ट करती हैं या उसके साथ नरम रवैया अख्तियार करती है तो उनका वजूद बचेगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बहुजन राजनीति है वो एक बड़ी ताकत के साथ, नई पीढ़ी के साथ उभर करके सामने आ रही है और ये खतरा है मायावती के लिए, जिसे वो समझ नहीं पा रही हैं या फिर समझ रही हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो जिधर जा रही हैं वहीं पे वो सेफ है। चलिए सर, नेशनल इंडियन बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडियन न्यूज को आप दोनों का समय, महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि जो है बिहार की राजनीति पर कौन अपना परचम लहराएगा, क्योंकि 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होना है। बहरहाल अब सबकी निगाहें 10 नवंबर पर हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडियन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।